हम कल के क्लास में हमने देखा था कि प्रबंध के जो परिचालन होते हैं उसमें 3 प्रकार के माने जाते हैं। पहला है कार्य का प्रबंध। इसमें नियोजन, संगठन, नियंत्रण एवं नेतृत्व का होना होता है। व्यक्तियों का प्रबंध में हम नियुक्तिकरण और निर्देशन को देखे थे। उसी प्रकार हम परिचालक का प्रबंध में उत्पादन, क्रय, विक्रय, वित्त व लेखांकन व अनुसंधान व विकास कार्य को इसमें हमने लिया था, जो प्रबंध के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हम देखते हैं प्रबंध के मुख्य उद्देश्य। इसके पहले मुख्य उद्देश्य से पहले हमें बता दें कि प्रबंध एक अदृश्य शक्ति होती है, उसको किसी प्रकार की दिखाई नहीं देता। वह प्रबंध जो है सामाजिक प्रक्रिया होता है और इसका पृथक अस्तित्व भी होता है। इसमें प्रबंध के प्रमुख उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट को हम देखें प्रबंध के उद्देश्य में, तो इसको मुख्य रूप से प्रबंध के उद्देश्यों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्रबंधकीय उद्देश्यों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। मुख्य रूप से पहला है संगठनात्मक उद्देश्य, दूसरा है सामाजिक उद्देश्य और तीसरा है व्यक्तिगत उद्देश्य। संगठनात्मक उद्देश्य का आशय आप समझ चुके होंगे कि संगठन होना यानी उसको किसी भी कार्य के लिए व्यक्तियों को संगठित होना आवश्यक होता है और उस उद्देश्य यानी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संगठन की सफलता और उसकी वृद्धि होना आवश्यक माना जाता है। इसमें उद्देश्यों की प्रबंधकीय क्षेत्रों में उद्देश्यों की विविधता को प्राप्त करने और विकास करने का प्रयत्न करते हैं, जिसमें लागत कम होना चाहिए और संगठन के लिए अधिकतम सफलता लाता है। ये संगठनात्मक उद्देश्य प्रबंध का होता है। इसमें प्रबंधक के महत्वपूर्ण संगठनात्मक उद्देश्य लगभग 2 प्रकार के होते हैं। पहला है जीविका चलाना, यानी जीविका के लिए आप बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में एक लंबी अवधि तक कायम रहने के लिए, बने रहने के लिए आपको लागत को पूरा करने और लाभ कमाने का सक्षम होना आवश्यक होता है और उसके लिए आप हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। आपका मतलब प्रबंधक, प्रबंधक माने आप अपने आप को आप अभी प्रबंधक के रूप में बन करके सोचेंगे तो इसमें आप बहुत ही सरलता से समझ पाओगे कि जीविका चलाने के लिए यानी प्रत्येक संगठन का मूलभूत प्रयोजन यानी मूल लक्ष्य क्या होता है, प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में लंबे अवधि तक बना रहना। जिस प्रकार एक जो है आप उसमें नारियल तेल का हम एक उदाहरण लेते हैं तो इसमें बहुत सारे नारियल तेल है, जिसमें सबसे प्रमुख जो है पुरानी जो कंपनी है पैराशूट नारियल तेल की है और उसके अनुसार से बहुत सारे नारियल तेल बन गए हैं, जिसमें आपका जो है निहार नारियल तेल है, शालीमार नारियल तेल है और विभिन्न प्रकार के बाज़ार में देखेंगे तो बहुत सारे प्रकार के नारियल तेल आते हैं। लेकिन जो पैराशूट हेयर ऑयल है, जो पैराशूट नारियल तेल है, वो बाज़ार में विस्तृत रूप से चलता है और अभी तक चला आ रहा है, यानी एक लंबी अवधि तक उसके प्रतिस्पर्धा करने वाले बहुत सारे नारियल तेल है। तो उसमें वो प्रतिस्पर्धा में अपने आप को बना करके रखने के लिए वो प्रयत्नशील रहता है, जिसके लिए वो अपनी लागत को पूरा करने और लाभ कमाने के लिए भी सक्षम होना आवश्यक होता है। इसमें संगठनात्मक उद्देश्य का दूसरा है लाभ। लाभ में प्रत्येक संगठन का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है पर्याप्त मात्रा में लाभ कमाना। कोई हानि के लिए तो व्यापार नहीं करता, लाभ कमाना पूर्णतः इसका लक्ष्य होता है और जिसके लिए वह जीविका वृद्धि विस्तार के लिए आवश्यक होता है। लाभ व्यवसाय की जीविका होती है ना। फिर उसके बाद आप देखते हैं तीसरा जो है वृद्धि। व्यवसायिक संगठन को दीर्घ अवधि में अपनी क्रियाओं का विस्तार और वृद्धि करने के लिए आवश्यकता होती है। किसी भी संगठन की सफलता उसकी वृद्धि पर मापी जाती है। वृद्धि को विक्रय शाखाओं की संख्या, उत्पादकों की संख्या और कर्मचारियों की संख्या इत्यादि के रूप में मापा जाता है। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि ये सफलता का वृद्धि क्या है।
जैसे कोई नया प्रोडक्ट बाज़ार में आता है, उसको लंबे समय तक चालू रखने के लिए उसको सारी चीज़ों की जो है प्रबंधन करना पड़ता है। इसमें विक्रय को बढ़ाना पड़ता है, उसकी शाखाओं को बढ़ाना पड़ता है। जैसे आप बहुत ही प्रमुख जो है, आप छोटा सा उदाहरण आप ले सकते हैं कि जिस प्रकार लक्स साबुन है। अब लक्स साबुन को जो उत्पाद है उसको वृद्धि करने के लिए आप देख रहे हैं कि टीवी में नए नए एक्टर्स, कभी शाहरुख खान आता है, कभी दीपिका पादुकोण आती है, या अन्य प्रकार के आते हैं, है ना। इसमें बहुत सारे एडवर्टाइजिंग करते हैं ताकि लोगों को आकर्षित करके उसको बेचा जा सके। इसके पर्पज़ से आप देखेंगे कि साबुन तो बहुत सारे असंख्य मात्रा में साबुन का उत्पाद होता है, लेकिन उसको अपनी बाज़ार में प्रतिस्पर्धा में आगे लाने के लिए, आगे करने के लिए उसको विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। तो इसमें सफलता करने के लिए, सफलता में वृद्धि करने के लिए जो है बिक्री में वृद्धि में विक्रय करना होता है, उसकी शाखाओं की संख्या बढ़ानी होती है। जैसे उसका उत्पाद जो है, माना कि बम्बई में है, तो उसकी शाखाओं को देश के विभिन्न भागों में बांटेगा, देश के विभिन्न भागों में उसकी दुकानें खुलेगी, है ना। आप सीधा सा उदाहरण देख सकते हैं पतंजलि का उत्पाद जो है हरियाणा आदि क्षेत्र में जैसे मेन जगह में हो रहा है एक अनुमानित रूप से। अब उसकी जो शाखाएं हैं, उसके दुकान जो है हर जगह मौजूद है। छत्तीसगढ़ में है, आपका बिहार में है, केरल में है, तमिलनाडु, सारे राज्य में है। और यहाँ पर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ज़िलों में फैला हुआ है। तो इस प्रकार उसकी शाखाएं फैली हैं। फिर उत्पादों की संख्या में वृद्धि हुआ है। अब उत्पादों की संख्या में वृद्धि करना है तो कर्मचारियों की संख्या में भी वृद्धि करेगा। इस प्रकार उसकी सफलता में वृद्धि करने के लिए संगठनात्मक उद्देश्य अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण होता है। अब संगठनात्मक उद्देश्य की जो पहली जो चीज़ थी वह थी जीविका, दूसरी है लाभ, तीसरा है आपका वृद्धि, और चौथा पॉइंट है बाजार की स्थिति। ये संगठनात्मक उद्देश्य के सब पॉइंट हैं। ठीक है, संगठनात्मक उद्देश्य के अंदर के पॉइंट है, पहला जीविका, दूसरा लाभ, तीसरा वृद्धि और चौथा बाजार की स्थिति। अब यहाँ पे हम देखते हैं मार्केटिंग स्टैंडिंग में यह बाजार में कंपनी की स्थिति और अंश को बताता है। प्रबंध का लक्ष्य हमेशा अंश को अधिकतम करना और प्रतियोगी की तुलना में बाजार में बड़े अंश पर नियंत्रण प्राप्त करना होता है। आप इसमें देखेंगे अंश क्या है। जैसे आप अंश पत्र और ऋण पत्र पढ़े हो, तो इसमें जो होती है उसकी शेयर बाज़ार में, उसकी मार्केट में उसकी वैल्यू को, उसके मूल्य को अधिक करने के लिए बाज़ार की स्थिति में आप इसके तुलनात्मक और लोग हैं और बाज़ार में प्रतियोगी है, उसको वो नियंत्रित करते हुए आगे बढ़ने का कार्य करता है। कौन? संगठनात्मक उद्देश्य। संगठनात्मक उद्देश्य में सबको संगठित करते हुए यह बाजार में कंपनी की स्थिति और अंश को बताता है। यानी प्रबंध का लक्ष्य हमेशा अंश को अधिकतम करना और प्रतियोगी की तुलना में बाजार में बड़े अंश पर नियंत्रण प्राप्त करना होता है। उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं कि जी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड का उद्देश्य बाजार में नंबर 1 या दूसरे स्थान प्राप्त करना है तथा व्यवसाय को छोड़ देना है। उसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है कि वह बाजार में पहले स्थान पे आए या फिर वह व्यवसाय को छोड़ दे। तो व्यवसाय को छोड़ना व्यवसाय का काम नहीं होता। उसको क्या होता है कि उसको बाजार में पहले नंबर पे आने के लिए वह भरसक प्रयास करता है। यह संगठनात्मक उद्देश्य का लक्ष्य है। फिर आप देखेंगे इसमें नवपरिवर्तन, यानी संगठनात्मक बाजार में प्रत्येक अंश को बनाए नहीं रखा जा सकता। अंश तो बाजार में उतार चढ़ाव होती रहती हैं महंगाई के समय। जिस प्रकार अभी आप लॉकडाउन की स्थिति में देख रहे हो, तो कई जो मार्केट में जो कई कंपनी के जो शेयर हैं वो उसका भाव जो है नीचे गिर गया है। कई कंपनी जो है बहुत घाटे की स्थिति में चल रही है, शेयर का जो मूल्य है वो बहुत गिर चुका है, अब वो घाटे की स्थिति में चल रही है। तो उस दशा में नवपरिवर्तन, यानी इसमें आप नई तकनीक
और नई विधियों का प्रयोग नहीं कर रहा है तो वह स्थिति में वह कंपनी जो है नीचे गिर जाती है। तो प्रत्येक कंपनी का दूसरा महत्वपूर्ण संगठनात्मक उद्देश्य जो होता है वह अपने उत्पादों को प्रतियोगी उत्पाद की तुलना में श्रेष्ठ बनाने के लिए उत्पादों में नई तकनीक का प्रस्तावित करता है, यानी नई तकनीक, नई विधियां, नए तरीकों को लगाता है, जिससे कि वह जो है प्रतियोगी और जो कंपनी है उसके तुलना में वह आगे खड़े रह सकें। जिस प्रकार उदाहरण के लिए हम देखें एलजी डोर कूलिंग तकनीक को प्रस्तावित किया, सैमसंग ने बायोफ्रेश तकनीक को प्रस्तावित किया, यानी कि जो एलजी कंपनी का जो हम फ्रिज लेते हैं, टीवी लेते हैं, वो जो है डोर कूलिंग को प्रस्तावित किया, यानी डोर कूलिंग जो है उसको लाया सामने में और लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। तो उसके अपेक्षा अब सैमसंग को भी अपने बाज़ार में अपना जो है स्थायित्व बना करके रखना है, उससे आगे निकलना है, एलजी से ज़्यादा सैमसंग का डिमांड होना है। तो सैमसंग ने क्या किया, बायोफ्रेश नाम की तकनीक को प्रस्तावित किया और इस प्रकार वह बाज़ार में अभी अग्रेसिव है और उच्चतम की ओर बढ़ रही है। तो इस प्रकार है नव परिवर्तन संगठनात्मक उद्देश्य का महत्वपूर्ण कार्य जो है वह नव परिवर्तन भी लाता है। अब नव परिवर्तन किस लिए कि प्रत्येक कंपनी का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है वो अपने उत्पादों को प्रतियोगी उत्पादों की तुलना में श्रेष्ठ बनाने के लिए नई तकनीक, नई विधियों को प्रस्तावित करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्पादकता किसका सब पॉइंट है, ये संगठनात्मक उद्देश्य का सब पॉइंट है। संगठनात्मक उद्देश्य का सब पॉइंट में इसके अंदर के पॉइंट में पहला है जीविका, दूसरा लाभ, तीसरा वृद्धि, चौथा बाजार की स्थिति, पांचवा नव परिवर्तन और छठा है उत्पादकता। यानी उत्पादन क्षमता को सुधारना भी प्रबंधन का महत्वपूर्ण संगठनात्मक उद्देश्य होता है। अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, उसमें और क्वालिटी लाना, यह संगठनात्मक उद्देश्य होता है। इसमें प्रबंध कुल उत्पादन में वृद्धि की तुलना में प्रति व्यक्ति उत्पादन स्तर में सुधार लाने का प्रयत्न करता है। जैसे इसका उदाहरण हम देखेंगे तो यहाँ देखेंगे हिंदुस्तान मोटर का उद्देश्य सन 2000 में 86 व्यक्ति प्रति कार प्रतिदिन से 2005 में 56 व्यक्ति प्रतिदिन प्रति कार का होना है, यानी कि उसके उत्पादन क्षमता में वृद्धि होना होता है। तो इसमें आप संगठनात्मक उद्देश्य के आप मुख्यतः ये पॉइंट को सब पॉइंट को याद रखेंगे, जीविका, लाभ, वृद्धि, बाजार की स्थिति, नव परिवर्तन, उत्पादकता। ठीक है, फिर हम दूसरा लेते हैं सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य प्रबंध का मुख्य उद्देश्य में दूसरे नंबर का होता है सामाजिक उद्देश्य। अब समाज के लिए प्रबंध करना यह कंपनी का मुख्य उद्देश्य भी होता है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य जो है उत्पादकता करना होता है किसी भी माल का, किसी भी प्रोडक्ट का, और उसके साथ साथ जो है वो सामाजिक उद्देश्य का भी निर्वहन करता है। जैसे आपके स्कूल में जो है जिंदल कंपनी वाले, जो जिंदल कॉरपोरेशन वाले, जो रायपुर में उनका जो सराय का यानी जो है लोहे के छड़ बनाया जाता है, वह जो कंपनी वाले थे आपके स्कूल में आए थे और सामाजिक उद्देश्य के नाम से आप लोग को कुछ लेक्चर दिए थे स्वच्छता पर आधारित, और उसके बाद एक कॉपी दिए थे और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन इसी प्रकार सभी स्कूलों में करता है, उसी प्रकार अन्य सामाजिक कार्य भी करते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वह मैनेजमेंट का, कंपनी का मैनेजमेंट का होता है सामाजिक उद्देश्य। अब ये संगठन चाहे व्यवसायी हो सकता है या गैर व्यवसायी हो सकता है। जो है गैर व्यवसायी वाला आप समझ चुके हैं, जो समाज के उद्देश्य के लिए करता है, जैसे वृद्धाश्रम खोलना, अनाथ आश्रम खोलना, उनको सहायता करना, अन्य प्रकार की जो सहायता है, चैरिटी क्लब की स्थापना करना, है ना, दान से जो चलने वाले, ये सारी चीज़ों को, कमज़ोर वर्गों को रोजगार देना, कमज़ोर वर्गों के लिए कुछ उत्थान का कार्य करना, ये सब गैर व्यवसायिक क्षेत्र में आते हैं। तो प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक उद्देश्य में इस प्रकार के कार्यों को बढ़ावा देना होता है। व्यवसायी समाज का अंग होता है और
समाज के संसाधनों को उपयोग करके वह कमाई करता है, वह लाभ प्राप्त करता है। इसलिए समाज के लिए कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। संगठन का मुख्य सामाजिक उद्देश्य भी होता है, जो इस प्रकार है, जो आप देखेंगे इसमें है उचित कीमतों पर गुणवत्ता, किस्म उत्पाद की पूर्ति। अच्छी कीमत में अच्छी गुणवत्ता होगी तभी तो लोग खरीदेंगे। दूसरा, आधारभूत सुविधाएं जैसे विद्यालय बनाना, अस्पताल, शिशुगृह आदि की उपलब्धता कराना। यानी उसके नाम से, उस कंपनी के नाम से कोई विद्यालय खोल देते हैं, कोई हॉस्पिटल खोल देते हैं, इस प्रकार का कार्य करता है। जीवन स्तर के सुधार में योगदान करता है, रोजगार के अवसरों का सृजन करता है, शैक्षिक, स्वास्थ्य और गैर शैक्षणिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रबंध भी करता है। यानी कि व्यावसायिक प्रशिक्षणों का भी कार्य वो जो है प्रबंध, मैनेजमेंट जो है करता है सामाजिक उद्देश्य के नाते। फिर आप देखेंगे सरकारी और गैर सरकारी संगठनों का समाज सेवी परिजनों में सक्रिय योगदान देता है। फिर उत्पादों के पर्यावरण अनुकूल पद्धति का भी उपयोग करता है। उसी प्रकार आप देखेंगे कि समाज में जो कमज़ोर वर्ग है उसके लिए भी रोजगार के अवसर प्रदान करता है। अब इन सारी चीज़ों के देखने पर हम ये उदाहरण भी दे सकते हैं कि उदाहरण में कहें कि एशियन पेंट्स का नाम आप सुने होंगे, जो घर में लगाया जाता है, बहुत ही अच्छा है और इसके ये जो है बहुत ही ख्याति प्राप्त है। तो एशियन पेंट ने स्थानीय संसाधनों को प्रभावी रूप से प्रयोग करते हुए किसानों को योगदान देने के लिए कोषों की विशाल राशि का योगदान दिया। वह किसानों को योग्य बनाने के लिए जो है कोषों की विशाल राशि का योगदान दिया, यानी कि उनके फंड में उसने बहुत अधिक पैसे डाले। फिर आप देखेंगे उसी प्रकार बीएसपी यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बीएसपी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बीएसपी का नाम आपने सभी ने सुना होगा, जो भिलाई में है। अपने स्टील संयंत्रों के नज़दीक रहने वाले लोगों को कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पीने के लिए पानी की पूर्ति नियमित रूप से योगदान करता है। यानी बीएसपी क्वार्टर में रहते हैं, उनके लिए स्कूल भी बनाए गए हैं बच्चों के लिए। सेक्टर 9 हॉस्पिटल जो है बीएसपी हॉस्पिटल का ही कहलाता है ना। इस प्रकार हॉस्पिटल आदि सब बना के दिए हैं। प्रबंध व्यवस्था सामाजिक उद्देश्य के लिए किया गया है। फिर हम लास्ट उद्देश्य देखते हैं, व्यक्तिगत उद्देश्य। प्रति व्यक्ति से संबंधित जो प्रत्येक कर्मचारी है, जो कंपनी के लिए महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं, यानी कर्मचारी नहीं रहेंगे तो कंपनी तो चलेगी ही नहीं, ठीक है। तो वो कंपनी के लिए महत्वपूर्ण संसाधन कौन है? कर्मचारी। उनको संतुष्ट करना, सेटिस्फाई करना, उनको मोटिवेट करना यानी अभिप्रेरित करना। कर्मचारी संगठन की उन्नति के लिए अधिकतम योगदान देते हैं और प्रबंध के मुख्य व्यक्तिगत उद्देश्य भी होते हैं। यदि हम कंपनी के कर्मचारियों की उचित देखभाल नहीं करेंगे, उसको संतुष्ट नहीं करेंगे, तो हड़ताल हो जाएगा, तालाबंदी हो जाएगी और लोग जो है वो रोड में आकर के तालाबंदी करके चिल्लाने लगेंगे और कहने लगेंगे कि हमको इस प्रकार का वेतन का भुगतान किया जाए, बोनस का भुगतान किया जाए। वो असंतुष्ट होंगे तो कंपनी क्या चलेगी? कंपनी बिल्कुल ही नहीं चलेगी, तालाबंदी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कर्मचारी रहेंगे तभी प्रबंध होगा और प्रबंध होगा तभी हमारा प्रोडक्शन होगा। और इस प्रकार व्यक्तिगत उद्देश्य भी इसमें होते हैं। जैसे सालाना बोनस दिया जाता है, दीपावली के समय आपने देखा होगा, कुछ कंपनी जो है मिठाई देती है, कपड़े देते हैं, बोनस देती है, यानी कर्मचारियों के हर प्रकार से संतुष्टि वो करते हैं, तभी कंपनी जो है चलती है। अभी आप देखेंगे इसमें जो है इनका मुख्य उद्देश्य होता है प्रतियोगात्मक जो वेतन देना, यानी उसमें जो वेतन जो दिया जाता है उसको अच्छे से देना, जिस प्रकार जो है अन्य कंपनी दे रही है उसकी तुलना में उसमें अधिक करके देना, है ना। यदि कम वेतन देंगे तो कोई कर्मचारी काम करने नहीं जाएगा। फिर दूसरा है व्यक्तिगत वृद्धि और कौशल उन्नति, यानी प्रमोशन देना, प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना इत्यादि का कार्य भी कंपनी करता है। बीच बीच में आप देखे होंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करते हैं, प्रमोशन करते हैं, निम्न कर्मचारी से उच्च कर्मचारी में प्रमोशन होता है। ये सारा चीज़ जो है व्यक्तिगत उद्देश्य में आता है। फिर सामाजिक मान्यता देना, रुचिपूर्ण और स्वास्थ्य कार्य स्थिति, यानी श्रमिकों के उद्देश्यों की अवहेलना ना करते हुए
उसमें जो है उसके सभी प्रकार की संतुष्टि और उसके स्वास्थ्य आदि को भी देखते हुए जो कार्य करता है वो व्यक्तिगत उद्देश्य में शामिल होता है। तो श्रमिकों के उद्देश्यों की उपेक्षा होने पर उसमें कार्य करने की रुचि जो है वो कम हो जाएगी, तो उपेक्षा नहीं करना चाहिए, है ना। प्रबंध को संगठनात्मक उद्देश्य के लाभ, सामाजिक और व्यक्तिगत उद्देश्यों को एकीकरण करके प्रयत्न करना चाहिए, तभी हमारा जो है प्रबंधन का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वह प्राप्त हो सकता है।